बहुत सारे लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं लेकिन घर वाले उनको सीरियस नहीं लेते। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि डिप्रेशन जो है ना वो अल्लाह से दूरी की वजह से होता है। डिप्रेशन आपको दीन से दूर कर देती है। जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो कितनी हेल्पफुल है मेंटल डिजीज को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। जो मेडिसिन लिखी जाती है वो या पूरी जिंदगी खानी पड़ती है। अक्सर लोगों का जब ब्रेकअप हो जाता है तो उससे भी उदासी हो जाती है, लाइफ जो है उनको फजूल लगने लगता है। अक्सर गांव में ये होता है ना कि किसी को मिर्गी हो तो वो कहते हैं कि नहीं इस पे जिन आ गए, या पश्तो में कहते हैं कि जिनको मतलब बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि इनको डिप्रेशन है, लेकिन वो पीरों के पास जाते हैं और मौलवियों के पास जाते हैं। सर जिसको अगर नींद नहीं आती हो वो सोने की कोशिश करता हूँ फिर भी नींद नहीं आती हो, कैसे नींद को हम बेहतर कर सकते? जो मेडिसिन लोग डिप्रेशन के लिए लेते हैं, एंजाइटी के लिए लेते हैं, सेक्सुअल लाइफ पे जो है ये इफेक्ट करता है। ये जो बिजली वाला इलाज है, अब ये इसमें समझने की बात ये है कि ये जो बिजली वाबड़ा वाली आ रही है ये वो वाली बिजली नहीं है, उसका झटका नहीं लगता। आज पॉडकास्ट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत आम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% यंग जनरेशन डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार है। तो इसी वाले से हमने इनवाइट किया डॉक्टर उसामा राशिद काजी को, जो कि काजी साइकेट्रिक क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे। इनसे हम इस मुतालिक हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। डॉक्टर साहब आप अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी थैंक्स फॉर कमिंग, क्योंकि बहुत अहम इशू है ये डिप्रेशन का। ज़्यादातर लोग जो है वो इस बारे में नहीं जानते और बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आप अपना अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू यार। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और मैं इधर एबटाबाद में काजी साइकेट्रिक क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अय्यूब मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया, उसके बाद मैंने अपनी जो साइकेट्री की ट्रेनिंग है वो CMH से हासिल की और उसके बाद जो है मैं अपने क्लिनिक में एज अ साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। जैसा कि कैफ़ी ने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, 70% अवाम में जो है वो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बदकिस्मत बात यह है वो ये है कि हमारी अवाम में अवेयरनेस नहीं है इस मामले पे। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मुताल्लिक है कि बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं, मतलब कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं लेकिन घर वाले उनको सीरियस नहीं लेते। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो है अपनी बात मनाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, या फिर जो है वो कोई काम हमसे करवाना चाहता है अपना, तो इसको सीरियस नहीं लेते। तो वो कौन सी निशानियां है मेंटल हेल्थ की एक बंदे में कि जिससे पता चले कि हाँ इसको जो है वो ये डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या फिर और कोई मेंटल इशू है इसको? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अक्सर घर में कोई एक पेशेंट होता है और उसको कोई ना कोई अलामात आ रही होती हैं जिसमें उसका जो बिहेवियर होता है, जो उसका रवैया होता है थोड़ा सा तब्दील हो जाता है और घर वाले कहते हैं कि ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, या ये ज़िद कर रहा है, या ये जानबूझ कैसे कर रहा है। तो देखो, मेंटल हेल्थ में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है न्यूरोसिस और एक होती है साइकोसिस। ठीक है जी सर। न्यूरोसिस क्या होता है? जिसमें इंसान का हकीकत के साथ राब्ता रहता है। ठीक है, उसमें जो अमराज आ जाते हैं वो आ जाते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD, फोबियाज। ठीक है, दूसरा जो मसाइल हैं वो होते हैं साइकोसिस। साइकोसिस में ये होता है कि आपका हकीकत से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। अब एक बंदा है जो कि पहले बहुत एक्टिव था और अब अचानक से उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, उसने खाना पीना कम कर दिया है। तो इंसान की ये वाली जो पहलू हैं ये अगर ख़राब होते हैं तो ये डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में, इसमें ये चीज़ें फंक्शनैलिटी उसकी ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर साइकोसिस की बात करें तो उसमें ये होता है कि आपकी जो सोच है या आपकी हकीकत के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाता है। अब ये बात कि उसको सीरियस नहीं लिया जाता, तो इसमें मसला जो है वो ये है कि अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये चीज़ें ज़हनी बीमारी हैं। वो कहते हैं कि जी कुछ जिन्नात हैं या ये ज़िद कर रहा है या कोई भी उस पर लेबल लगा देते हैं। सबसे पहला काम ये कि हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है लोगों को। बिल्कुल सर। सर ये मेंटल हेल्थ के हवाले से एक बात है, जो जिसको मतलब कि मेंटल हेल्थ का इशू हो तो वो क्या सर उसको फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ सकता है? अगर पड़ सकते हैं तो इसको हम और कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखो, जो आपका जिस्म है उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका दिमाग करता है। बिल्कुल सर। अगर दिमाग में कोई ना कोई
बीमारी हो जाती है, नफ्सियाती बीमारी हो जाती है, तो उसके साथ बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको फिजिकल बीमारी भी हो। डिप्रेशन का एक पेशेंट आ जाता है और उसको इतना सिवियर डिप्रेशन है कि उसको खाने पीने का दिल ही नहीं कर रहा, उसका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, उससे वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे जो नफ्सियात के मरीज़ होते हैं, जो ज़हनी अमराज के मरीज़ होते हैं, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो फिजिकली अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खाना पीना कम होने की वजह से वीकनेस हो सकती है, इसी तरह के बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो उसमें यही है कि ज़हनी सेहत के साथ साथ फिजिकल सेहत दोनों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई फिजिकल अलामात होती हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसको ये डिप्रेशन की वजह से हो, क्योंकि कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक सिम्टम्स। जैसे मैदे की बीमारी या मैदे की तेजाबियत बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती है हमारे मरीजों में। तो उसमें अगर आप रूल आउट कर लें तो कोई भी आपको अंदर इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जब आप उसको प्रोब करते हैं तो वो ज़हनी मसला निकल आता है। एंग्जाइटी में अक्सर ये होता है कि मैदे में तेजाबियत ज़्यादा हो जाती है। तो ओवरकम करने का यही है कि आप सबसे पहले पहचानें कि जी ये जो बीमारी है ये किस वजह से है और इसका फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जब आपको पता होगा कि ये बीमारी क्या है और उसको कैसे डील करना है, तो फिर आप साथ साथ मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। सर अक्सर मेंटल हेल्थ इशू जिसको हो वो ज़्यादा जाना चाहते हैं साइकोलॉजिस्ट की तरफ कंसल्टेशन के लिए। आया कंसल्टेशन ज़्यादा बेहतर है या जो साइकेट्रिस्ट जो मेडिसिन लिखते हैं वो ज़्यादा बेहतर है? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका काम भी ज़हनी अमराज को डील करना होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हर बात का या हर बीमारी का इलाज काउंसलिंग से होगा या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से होगा, तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पहला काम ये करना होता है कि आप साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, आप बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे स्किज़ोफ्रीनिया है, या जिसको उर्दू में शिज़ोफ्रीनिया भी कहा जाता है, उसमें आपका हकीकत से लिंक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसमें आप साइकोसिस उसको हम कहते हैं, उसमें साइकोलॉजी का रोल है लेकिन फर्स्ट लाइन रोल नहीं है। उसमें यह कि आप जब तक दवाई नहीं देंगे, जब तक उसके ब्रेन में जो केमिकल्स हैं वो बेहतर नहीं होंगे, तब तक वो मरीज ठीक नहीं हो सकता। तो ये तो कहना कि हर चीज़ का इलाज साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, तो इसको दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि बुखार का इलाज बातों से हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए ज़हनी बीमारियां भी ऐसी हैं कि कुछ जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उनका बेहतरीन हल हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका बेहतरीन हल नहीं हो सकता। अब किसको जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास, किसको नहीं जाना चाहिए, ये एक साइकियाट्रिस्ट को तय करना चाहिए, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, उसके बाद वो साइकियाट्री में स्पेशलाइजेशन करता है। वो बेहतर बता सकता है कि किसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, किसको दवाइयों की ज़रूरत है। सर साइकियाट्रिस्ट के पास जो पेशेंट जाता है वो लाजमी बात है साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन पे वो करते हैं ना, मेडिसिन पे लगा देते हैं। अक्सर ये सुनने में आ रहा है कि जो मेडिसिन लिखी जाती है वो या पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, या तो अगर पूरी ज़िंदगी नहीं है तो सालों साल जो है ना वो खानी पड़ती है। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर छोड़ दे तो बंदे की हालत या पेशेंट की हालत जो है ना और ख़राब होती जाती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसकी अब दवाई बंद कर दें तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल। एक शुगर का मरीज है, उसकी दवाई बंद कर दें या उसकी इंसुलिन आप बंद कर दें तो क्या उसकी शुगर कंट्रोल रहेगी? नहीं रहेगी। एक दिल का मरीज है जिसका ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद भी उसको दवाइयाँ खानी है, अगर वो दवाई बंद कर देगा तो क्या उसका दिल ठीक काम करेगा? नहीं करेगा। उन बीमारियों में हम कभी भी ऐसा सवाल नहीं करते कि सारी जिंदगी दवाई खानी है, क्यों खानी है। वो मरीज सारी जिंदगी दवाई खाएगा, लेकिन जब नफ्सियाती बीमारियों की बात आती है तो यहाँ पे हमारा सवाल ये होता है कि जी सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है, सारी जिंदगी तो बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि जो नफ्सियाती बीमारी है उसके साथ जो शर्मिंदगी वाला अंसर है उसको हम ख़त्म करें
और इसको नॉर्मलाइज करें कि अगर सारी जिंदगी भी दवाई खानी पड़ती है और उसके साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है तो क्यों नहीं। सर बात हो गई साइकोलॉजिस्ट की और इस तरह जो है वो साइकाट्री की, मेडिसिन और कंसल्टेशन दोनों की बात हो गई। जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो कितनी हेल्पफुल है मेंटल डिजीज को या मेंटल इलनेस को जो है वो कंट्रोल करने के लिए? फिजिकल जो एक्सरसाइज है, फिजिकल जो अपने ऊपर प्रेशर डालना है फिजिकली, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत सारी बीमारियों में तो हम शुरू में ये कहते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गई तो उसमें हम जो माइल्ड किस्म की डिप्रेशन है उसमें तो हम कहते हैं कि आप कोई एक्सरसाइज शुरू करें, कोई वॉक शुरू करें। तो उससे ये होता है कि बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन क्या होते हैं? एक हार्मोन होता है जो कि इंसान को मुतमईन करता है, खुशी देता है। तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए एक्सरसाइज करना तो जिसे कहते हैं बहुत ज़बरदस्त है। जी सर। और एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना, उसमें स्टार्ट में इस तरह होता है कि बंदे को लगता है कि मैं खफा हूँ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसको जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वो कौन सी निशानियाँ जो है वो बताती है कि इस बंदे को अब डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, किसी साइकाट्रिस्ट के साथ या किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ? ठीक है। डिप्रेशन का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमें चेक करने की ज़रूरत है ना। देखो, डिप्रेशन का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको जिन कामों में पहले दिल लगता था उन कामों में दिल ना लगना, बहुत ज़्यादा उदासी महसूस होना, बहुत ज़्यादा आपकी खाने पीने में तब्दीली आना, या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें या बिल्कुल खाने में कमी आ जाए। इसके साथ साथ थकावट का महसूस होना, मनफी ख्यालात आना, शर्मिंदगी महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं। अब कब जाना चाहिए और कब वो डायग्नोज होती है? कम अज कम 2 हफ्ते तक ये सब अलामात आपको आए और इसके साथ साथ आपकी जो डेली की जिंदगी है वो मुतासिर होना शुरू हो जाए। अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फंक्शनल इम्पेयरमेंट। अगर आप डिप्रेशन की अलामात हैं और साथ साथ आपकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट है कि आप अपने फंक्शन जो डेली लाइफ के हैं वो नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसमें देखो दोनों किस्म की सिम्टम्स हैं, इसमें उदासी के भी हैं, खफा रहने के भी हैं, मनफी ख्यालात भी हैं, जिस्म में थकावट भी है, खाना पीना तब्दील। तो फिजिकल और मेंटल दोनों सिम्टम्स इसमें साथ साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक लाइटर साइड पे क्वेश्चन है कि अक्सर लोगों का जब ब्रेकअप हो जाता है तो उससे भी उदासी हो जाती है उनमें और उन लाइफ जो है उनको फजूल लगने लगता है, तो उनको भी क्या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या फिर अगर आप कोई मतलब उनको एडवाइस देना चाहे कि आप ये काम करें तो आप इंशाल्लाह जो है वो रिकवर कर जाएंगे, या फिर कोई उसका टाइम मुख्तस होता है कि इतने टाइम में बंदा जो है वो रिकवर कर जाता है? आपकी दिल की बात है। ठीक हो गया। आजकल जैसे नौजवानों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है कि रिलेशनशिप्स होते हैं और हम उस चीज़ पे बात नहीं करते कि वो ठीक है गलत है, वो एक अलग डोमेन है। हम इस पे बात करते हैं कि उससे गुजर के कैसे अपने आप को बेहतर करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो आप सबसे पहले तो ये कि अपने आप को बिजी कर लें, एक कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई हॉबी, बुक रीडिंग कर लें, कुछ स्पोर्ट्स शुरू कर लें, एक्सरसाइज शुरू कर लें। पहली बात तो ये कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा तो आपको वो ख्यालात नहीं आएंगे। आप जो है कोई नई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ आप करें तो उससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसके करने के बावजूद भी अपने आप को अटेंशन डाइवर्ट करने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फिर उसमें ये देखना है कि उसमें वही बात है कि कितनी नोयत उसकी ज़्यादा है, कितनी उदासी ज़्यादा है। अगर उसमें उदासी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो डिप्रेशन के क्राइटेरिया पे उतरता है तो फिर उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर उसकी जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं हो रही और वो ज़िंदगी अपनी ठीक गुजार रहा है तो उसको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। अब मसला जो सारा होता है वो पर्सपेक्टिव का होता है ना, कि अगर मैं सुनता हूँ किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है तो आपको ये देखना चाहिए कि वो इस चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है। अगर वो उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा उसको अपने ऊपर हावी कर रहा है तो फिर हो सकता है कि उसको ज़हनी मसाइल हों और उसका फिर हल तलाश किया जाए। सर, इसने सवाल किया ब्रेकअप के हवाले से ना, मैं ज़रा इसको इस्लामिक टच देना चाहता हूँ। आजकल इस्लामिक टच का बिल्कुल, हाँ। एक सवाल है सर, अक्सर लोग पूछते हैं ना, डिप्रेशन जो है ना वो अल्लाह से दूरी की वजह, अल्लाह से दूरी है, दूरी की वजह से होता है।
आया इसमें क्या सदाकत है सर, आप बेहतर जान सकते हैं, बता सकते हैं सर। ठीक है यार, देखो जो ये बीमारी है इसके ऊपर तहकीक हुई है कि डिप्रेशन एक बीमारी है और जो नफसियाती बीमारियां हैं वो बीमारियां हैं। अब कोई ना कोई वजह उन्होंने देखी होगी और इसको बीमारी कहा होगा, ठीक हो गया। अगर ये सिर्फ दीन से दूरी होती तो हम इसको फिर तहकीक इसको ना बताती कि यार ये बीमारी है। तो महज ये कहना कि ये दीन से दूरी है ये बहुत गलत बात है, ठीक हो गया। मेरा मानना ये है कि डिप्रेशन आपको दीन से दूर कर देती है। जब आप डिप्रेशन की बीमारी का शिकार होते हैं तो आपका कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त मनफी ख्यालात आ रहे होते हैं। और कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मजहब के बारे में भी बहुत मनफी ख्यालात आ रहे होते हैं। तो अगर एक बंदा इसको डिप्रेशन हो गया है तो वो एक्टिविटी उसकी कम हो गई है, वो नमाज पढ़ना बंद कर देता है, उसका किसी चीज में दिल नहीं लगता। तो ये कहना कि दीन से दूरी डिप्रेशन है, मैं कहता हूं कि डिप्रेशन की वजह से दीन से दूरी हो जाती है। सर उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो जिनको मतलब बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि इनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लेकिन वो पीरों के पास जाते हैं और मौलवियों के पास जाते हैं और उनसे दम कराते हैं। दम जो है वो सही है, वो तो हर बीमारी का शिफा जो है वो देती है, लेकिन उस बंदे को जो है वो उनके लिए वसीला भी होना चाहिए कि मेडिसिन भी ले, मतलब कि उनके जिस्म में कुछ जाए, ठीक है, तो उससे उनका मसला जो है वो हल हो। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि मतलब जाना चाहिए उन लोगों के पास जिसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या नहीं जाना चाहिए? अच्छा देखो, बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में जब उनको ज़हनी बीमारियां होती हैं तो वो पीरों फकीरों के पास जाते हैं। अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं हर बंदे का कोई ना कोई मज़हब है, कोई चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो। स्पिरिचुअलिटी हर किसी में, हर बंदे की कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी होती है। तो अब आप एकदम से उसको उनकी लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। उनका ये बिलीफ बना हुआ है कि जी पीर फकीर के पास जाएंगे और वो दम करेगा और वो इलाज हो जाएगा। तो है तो कुछ गलत बात ही है, लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज इतना नहीं करते कि लोगों का जो बिलीफ है वो एज साइकेट्रिस्ट जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें ये कहा जाता है कि अपनी जो आपके अपने जो रिलीजियस बिलीफ हैं उनको साइड पे रख के आपने सिर्फ मरीज की बात सुननी है और उसको उसके प्रॉब्लम्स को हल करना है। अब जो पीरों फकीरों के पास जाते हैं अगर उनको डांटना शुरू कर दे कि यार नहीं तुम्हें तो ज़हनी बीमारी है, तुम उधर क्या कर रहे थे, तो इसमें कोई दरमियाना रास्ता निकालने की ज़रूरत है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, जो कि मरीजों का बेहतरी के लिए भी सबब बने। तो इसमें एक जो मेरा ख्याल है वो ये है कि जो पीर या फकीर हैं उनके साथ थोड़ी कोई एजुकेशनल सेशन रख दिया जाए कि उनको भी बताया जाए कि जी ये ज़हनी बीमारियां हैं, आप बेशक इसमें अपना जो इलाज तरीका इलाज है वो जारी रखें जो कि रिलीजियस इलाज है, लेकिन साथ साथ ये है कि मरीज को नफसियाती डॉक्टर के पास ज़रूर भेजें ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। सर ये इसी सवाल को अगर मैं देख लूँ मिर्गी के साथ, अक्सर गांव में ये होता है ना कि किसी को मिर्गी हो तो वो कहते हैं कि नहीं इस पे जिन आ गए, या पश्तो में कहते हैं कि ये दतपेरियान दी। सर वो अक्सर तावीज़ या दम दरूद के लिए लेके जाते हैं, जो कि अगर बाद में अगर बिगड़ जाए वो पेशेंट तो वो तब जाके जो है ना किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है यार, जो मिर्गी की बीमारी है उसको मल्टीपल लोग डील कर रहे होते हैं, उसको साइकियाट्रिस्ट भी डील कर रहे होते हैं, उसको मेडिकल स्पेशलिस्ट भी डील कर रहा होता है, उसको न्यूरोलॉजिस्ट भी डील कर रहा होता है। अब देखना ये होता है पहले कि जो मरीज को दौरा पड़ रहा है या उसको जो चक्कर आ रहा है, लोगों की जो टर्मिनोलॉजीज है उसमें दौरा भी है, चक्कर भी है, पश्तो में चपा भी वो कहते हैं, तो वो देखना है कि वो आया वाकई में मिर्गी का दौरा है या नहीं है। अगर तो उसको मिर्गी का दौरा है उसमें उसकी जुबान कटी जाएगी, उसमें छोटा पेशाब जो है वो कपड़ों में निकल जाना ये भी उसकी एक अलामत है, चोट लगना ये मिर्गी के दौरे की अलामत है। तो वही बात है अवेयरनेस, जब तक आप अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे दौरे भी हैं जिसमें मरीज बेहोश हो जाता है, मिर्गी की तरह
का ही दौरा उसको पड़ता है, लेकिन उसका जब टेस्ट कराया जाए या उसको जब देखा जाए तो वो दौरा नफसियाती दौरा होता है। तो उसमें ये एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और अगर मिर्गी का दौरा है तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो कि होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं, और उसमें ये कि अगर अनकंट्रोल्ड दौरे या फिट्स पड़ रहे हो तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है जिसमें अनकंट्रोल्ड दौरे पड़ते हैं। तो अवेयरनेस की बात है यार, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि मिर्गी का मरीज या कोई भी दौरे का मरीज है उसको डॉक्टर को दिखाया जाए। जरूरी नहीं है साइकेट्रिस्ट को ही दिखाएं, आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। वो ये डिटरमिन करेगा कि यार ये मिर्गी का दौरा है या नहीं है। अगर मिर्गी का है वो उसको ट्रीट करेगा, नहीं है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास भेज देता है। सर ये आज का हमारा पॉडकास्ट इसी हवाले से कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो या ये मिर्गी हो, अवेयरनेस हमारा मतलब है। सर अवेयरनेस की बात इसने की है, तो अवेयरनेस के बारे में मैं सुनता आ रहा हूँ और काफ़ी मरीजों से भी सुना है कि वो कहते हैं कि इस बंदे को डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या? आप अगर जो है सिंपल वर्ड्स में हमें बता दे, लोगों को बता दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर साइकेट्री में एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कि नाम में ही है बाइपोलर, ठीक है, दो पोल्स हैं, एक है मेनिया और एक है डिप्रेशन। ठीक हो गया। मेनिया में क्या होता है कि इंसान में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, इंसान बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, नींद की ज़रूरत कम होती है, खाने पीने की ज़रूरत या तो कम होती है या अगर वो खाना शुरू करता है तो इतना ज़्यादा खाता है कि उसको रुकने का नाम नहीं लेता। तो मेनिया जो है वो तेज़ी वाली बीमारी है, गुस्सा, तेज़ी। दूसरी तरफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन में दिल खफा रहना, उदासी, मनफी सोचें। तो इस बीमारी में मरीज कभी एक पोल पे जाता है, कभी दूसरे पोल पे जाता है। तो सिंपल अल्फाज में अगर कहें बाइपोलर डिसऑर्डर ये है कि एक तरफ उसमें मरीज में तेजी आएगी, कुछ एपिसोड होंगे, 2-3 महीने तेजी में गुजारेगा अगर इलाज नहीं होता, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद एक एपिसोड डिप्रेशन का आ जाएगा जिसमें उदासी और वो हो जाएगी। सिंपल अल्फाज में एक तरफ तेजी और एक तरफ उदासी, और या तेजी या बहुत ज्यादा खुशी भी उसमें महसूस होती है। सिंपल अल्फाज में ये है। हाँ सर, जब भी किसी को डिप्रेशन होता है तो हम सुनते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, और अक्सर लोग जो है ना वो खुदकुशी कर भी देते हैं। इसकी क्या वजह है? साइंस इसके बारे में और आपकी जो फील्ड है साइकाट्री, ये इस बारे में क्या कहती है? हाँ, ये जो बीमारी है डिप्रेशन या इवन कुछ साइकोटिक बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसमें इंसान के जहन में मनफी ख्यालात पैदा होते हैं, और वो ख्यालात गिल्ट की वजह से होते हैं। वो ख्यालात जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनकी लाइफ में आ जाए उसकी वजह से उससे कोप ना कर पा रहे हों, तो उनको ये लगता है कि जी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। ठीक है। और पाकिस्तान में सुसाइड रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम उसको डेटा कलेक्शन यहाँ पे नहीं है तो इतना वो सतह पे आता नहीं है। तो सुसाइड के जो ख्यालात आना है, ये एक बीमारी जो डिप्रेशन है उसकी सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन में ये एक अलामत है कि इस पेशेंट इतना ज़्यादा मायूस और इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि उसका जीने का दिल ही नहीं करता। तो उसमें यह है कि उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें दवाइयों के ज़रिए इलाज हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बहुत अच्छी है, ECT जिसको हम कहते हैं, आम ज़बान में कहा जाता है कि जो झटकों वाला इलाज है या बिजली वाला इलाज है वो बहुत अच्छा है। सर इसके बारे में एक आम परसेप्शन है लोगों की, ये जो आपने ECT की बात की है कि फला बंदे को जो है ना वो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो उसको करंट देते हैं। तो उन लोगों को ये चीज़ जो है ना ये थोड़ा सा वो लगता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है रदर देन कि ये ठीक कर देता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप अगर बताना चाहें। ठीक है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बहुत पुराना तर्ज इलाज है जो कि काफ़ी सालों से इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो बिजली वाला इलाज है, अब ये इसमें समझने की बात ये है कि ये जो लाइट बिजली वाबड़ा वाली आ रही है ये वो वाली बिजली नहीं है, उसका झटका नहीं लगता, उसकी जो फ्रीक्वेंसी या उसकी जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती है वाबड़ा की। ये जो तर्ज इलाज है ये ख़ास मशीन के थ्रू होता है जो कि बहुत हल्का सा करंट पास करती है, और इतना ही करंट पास करती है जितना
इंसान के लिए ज़रूरी होता है। इसमें होता ये है कि हम करंट के थ्रू एक फिट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम मिर्गी का दौरा किस्म का फिट होता है एक, वो प्रोड्यूस करते हैं, और उससे दिमाग में जो कीमियाई तब्दीलियां या खराबियां हुई होती हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई भी परेशानी की या इसमें ख़तरनाक कोई बात नहीं है। ये बहुत सेफ तरीका इलाज है। अगर आपने सारे के सारे जो लवाजमात इसके साथ हैं वो पूरे किए हों, मरीज़ 5 घंटे खाली पेट हो, उसने कुछ खाया पिया ना हो, फिर एनेस्थीसिया उसको दिया जाए, मसल रिलैक्सेंट दिए जाएं, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मरीज़ का और बहुत सेफली इलाज हो जाता है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत थोड़े से हैं और वो बहुत शॉर्ट टर्म हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये है, कुछ दिन तक जिस्म में दर्द महसूस हो सकता है, बहुत रेयर केसेस में, बहुत कम लोगों में थोड़ी बहुत कुछ वक्त के लिए याददाश्त के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो भी बहुत कम है। उसके अलावा कोई इसका मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। ये बरसों से चलता आ रहा है और बरसों तक चलता रहेगा और एक बहुत अच्छा तर्ज इलाज है। अदर देन सुसाइड, कैन डिप्रेशन किल समवन? सुसाइड के अलावा डिप्रेशन कैन किल समवन, हाँ, उसमें इतनी सिवियर डिप्रेशन हो जाए कि इंसान का बिल्कुल खाने पीने का भी दिल ना करे। और बहुत सारे केसेस मैंने खुद अपने कैरियर में देखे हैं जो कि डिप्रेस होते हैं, सुसाइडल नहीं होते, कोई उनको ज़हन में ये ख्याल नहीं आता सुसाइड का, खाना पीना छोड़ देते हैं, बिस्तर पे आ जाते हैं और कुछ नहीं खाते, ना पानी पीते हैं, उनको ज़बरदस्ती भी खिलाने की कोशिश करो वो नहीं खाते, और अल्टीमेटली यही होता है कि वो वीकनेस का शिकार हो के, और उसका अगर डिप्रेशन का इलाज नहीं होता तो उनकी डेथ हो जाती है। तो सुसाइड के अलावा भी डिप्रेशन में डेथ हो सकती है। जी सर। सोशल मीडिया आजकल बहुत आम है, हर कोई जो है वो यूज़ करता है, और बात यहाँ तक पहुँच गई है अगर थोड़ी देर के लिए वाईफाई बंद हो जाए या फिर जो है वो फेसबुक वगैरह काम करना छोड़ दे या फिर कोई और ऐप, तो लोगों को जो है ना वो वक्ती तौर पर डिप्रेशन होने लग जाता है। तो डिप्रेशन और सोशल मीडिया का आपस में कोई इंटर लिंक है या नहीं है? ठीक है, ये आपने जो सवाल किया वो बहुत रेलेवेंट सवाल है आज की दुनिया में। सोशल मीडिया के साथ डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, उसके साथ एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। एंग्जाइटी ये है कि जी वाईफाई बंद हो गया, अब परेशानी शुरू हो गई, वो बेचैनी शुरू हो गई कि नोटिफिकेशंस चेक करूं, मैं अपने ईमेल चेक करूं, अपना व्हाट्सएप चेक करूं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये स्क्रीन को हम देखते हैं, किसी ने आपकी पिक्चर पे कमेंट किया है या लाइक किया है, 50 लाइक्स हैं, 100 लाइक्स हैं, हम देखते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है जो कि हमें एक प्लेजर का हिट देता है, खुशी की हिट देता है, उससे हम जो है वो खुश होते हैं। सर आपने डोपामीन की बात की है, इसको ज़रा आजकल हम सुनते आ रहे हैं हर जगह से कि हमारे जो डोपामीन है वो लॉक्ड है सोशल मीडिया के साथ, ठीक है ना, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो डोपामीन की ज़रा अगर फिनोमेना आप आसान अल्फाज में समझाए तो बहुत अच्छा होगा। आसान अल्फाज में ये कि डोपामीन एक केमिकल है जो कि हमारे दिमाग में होता है, और किसी भी नशे में या किसी भी एडिक्शन में डोपामीन का बहुत बड़ा रोल है। अब सोशल मीडिया के बारे में अगर बात करें तो हम नोटिफिकेशंस देखते हैं, हम मैसेजेस देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं तो डोपामीन दिमाग में केमिकल रिलीज होता है जो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास देता है और वक्ती तौर पे वो बहुत खुशी होती है। उसके बाद डोपामीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि डोपामीन एडिक्टिव भी बहुत है, हमें दोबारा वो डोपामीन का हिट चाहिए होता है। अब वो चाहे हम सोशल मीडिया को दोबारा स्क्रॉल करके, दोबारा देख के दोबारा डोपामीन हासिल करते हैं, या अगर कोई नशा करता है तो वो दोबारा नशावर चीज़ इस्तेमाल करता है और उससे उसको डोपामीन का हिट मिलता है। जी सर, आपने बात की है कि सोशल मीडिया और डोपामीन और इधर उधर सारी एडिक्टिव है, तो कुछ लोगों को इतना एडिक्शन होता है सोशल मीडिया का, खास करके फेसबुक का, कि वो पूरी रात जो है वो जागते रहते हैं और फिर जो है दिन को सोते। तो क्या ये जो दिन का सोना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रात का सोना? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि 8 घंटे की नींद हम पूरी कर लेते हैं अगर दिन को सोए या रात को। बिल्कुल। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दे तो जो है वो फायदा हो जाएगा लोगों का। यार देखो, हमारी जो बॉडी है वो कैसे डिजाइन हुई हुई है, वो रात को सोने के लिए और दिन को जागने के लिए डिजाइन हुई है।
तो जब भी आप नेचर के खिलाफ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है तो उसके साथ भी फिर आपको फिजिकल और मेंटल दोनों मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो और इसी के साथ साथ फिर आपकी स्लीप की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। रात को अगर आप सोते हैं तो वो क्वालिटी कोई और है नींद की, और जो आप दिन को सोते हैं, दिन को चाहे आप 8 के बजाय 18 घंटे सोएं, लेकिन जो रात की नींद है 6 घंटे की भी या 7 घंटे की भी अगर अच्छी नींद हो तो रात की जो नींद है वो बेहतर है। और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से डोपामिन रिलीज होता है, जो कि फिर मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद प्रोड्यूस करता है। तो डोपामिन जब ज़्यादा होता है तो वो मेलाटोनिन को भी काम करने नहीं देता। तो सोशल मीडिया जो है वो रूट कॉज है आजकल की यंग जनरेशन के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसका रूट कॉज सोशल मीडिया। सर हमारा जो ये यंगस्टर्स के बारे में है ज़्यादा, तो एक यंगस्टर को विच इज़ 25 to 30 ईयर्स ओल्ड, उनको रात में जो है वो कितना सोना चाहिए, कितना टाइम उनको सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए? रात को 7 से 8 घंटे सोएं तो एडिक्वेट है एक नॉर्मल अडल्ट के लिए। सर जिसको अगर नींद नहीं आती हो, वो सोने की कोशिश करता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती हो, सुबह तक वो जागता रहता है, तो सुबह उसको अगर नींद आ जाए तो वो सो जाता है। सर कैसे नींद को हम बेहतर कर सकते हैं, या जल्दी सो सकते हैं और जल्दी नींद आ सकती है? ठीक हो गया। देखो, स्लीप हाइजीन एक चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि आपने अपनी जो नींद होती है उसके लिए बेहतर माहौल बनाना होता है। आप शाम के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दें। आप चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, नस्वार, इन चीज़ों का इस्तेमाल शाम के बाद बंद कर दें। आप खाना जो है वो जल्दी खा लें, सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले खाना खा लें। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, जो टाइम मुकर्रर है सोने का, उस पे आप कमरे में लाइट्स कम कर दें, लाइट उससे सोने से थोड़ी देर पहले ही लाइट्स कम कर दें। शावर ले लें आप और पुरसकून माहौल बना लें सोने के लिए, तो उससे बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें करने के बावजूद अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो फिर कोई और मसला हो सकता है, कोई ज़हनी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही। तो सबसे पहले ये है कि हम जो हमारी लाइफस्टाइल के मसले हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उसको बेहतर करें कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल ना करें, नींद के लिए अच्छा माहौल बनाएं और फिर सोने की कोशिश करें, तो उम्मीद है कि वो मसला हल हो जाएगा। नहीं होता तो फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। सर व्हेन शुड अ पर्सन स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन फॉर स्लीप? अगर किसी को प्रॉब्लम है, इंसोमिया है, तो कब मेडिसिन लेना चाहिए? उनको कब तक देखना चाहिए कि हाँ मैं ट्राई कर लेता हूँ, आज नींद नहीं आई है, चलो कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, इस तरह करते करते अपनी कोशिश के बाद जो है कब ऐसा मौका आता है कि उनको जो है वो मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए? ठीक हो गया। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि वो ये अपनी जो स्लीप हाइजीन पे काम करे, अपनी जो तर्ज ज़िंदगी उसको बेहतर करे। उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रही और 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो मेरे ख्याल में 2 हफ्ते बाद आपको फिर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि मुझे नींद नहीं आती। वो देखेगा सिर्फ नींद ही नहीं आ रही या उसके साथ और भी कुछ अलामात हैं, और फिर वो उस हिसाब से आपको कोई ना कोई गाइडेंस फराहम करेगा। सर मेडिसिन की बात की हमने, तो जो मेडिसिन लोग डिप्रेशन के लिए लेते हैं, एंजाइटी के लिए लेते हैं, या फिर बाकी जितने भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है? एक आम परसेप्शन है कि सेक्सुअल लाइफ पे जो है ये इफ़ेक्ट करता है। ठीक हो गया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, और एज ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, और ख़ासकर स्पेशली पाकिस्तान में, कि इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो कि सेक्सुअल हेल्थ है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो देखो, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें, ज़हनी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ तरह के। अब हमारी जो दवाइयां हैं, कुछ दवाइयां वो उन्हीं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का इलाज भी हैं। वो दवाई आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बेहतर होती है। इसके साथ साथ कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो कि बिल्कुल आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, उसको कम करती हैं। तो ये तो अब देखा जाता है कि किस मरीज को कौन सी
बीमारी है और उसको कौन सी दवाई दी जाती है। और फिर हर दवाई के साथ प्रॉब्लम नहीं होता और हर दवाई की हर मिकदार के साथ भी नहीं होता। अब एक दवाई है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 5 मिलीग्राम में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके साथ साइड इफेक्ट नहीं आएगा, 10 मिलीग्राम में आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें साइड इफेक्ट आएगा। बहुत सारी दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो डोज रिलेटेड है। तो फिर ये कहना कि ज़हनी जो दवाइयां हैं उन सब से जो है वो सेक्सुअल हेल्थ ख़राब होती है या मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो कि बेहतर करती हैं इन चीज़ों को। उस पे अगर हम फिर कभी डिटेल से बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर ऑनलाइन गेम्स की तरफ अगर आए तो ऑनलाइन गेम्स आजकल बहुत इन है। क्या सर ऑनलाइन गेम्स मेंटल हेल्थ पे असर करती है? क्योंकि आजकल यंग जनरेशन इसमें बहुत